नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम कक्षा नवी के क्षितिज भाग एक पाठ 6 प्रेमचंद के फटे जूते नामक पाठ पढ़ेंगे, जिसके लेखक है हरिशंकर परिसाय जी। तो बेटा, प्रेमचंद जी के बारे में तो आप सब जानते ही हैं, हमारे उपन्यास सम्राट के नाम से जाने जाते हैं। तो एक बार वो फ़ोटो खिंचवाने जाते हैं, तो फ़ोटो के बीच में क्या-क्या चीज़ें होती है, ये सब आपको इस पाठ में हरिशंकर परसाई जी बता रहे हैं। तो बेटा, आपका पाठ शुरू करते हैं। प्रेमचंद के फटे जूते। प्रेमचंद के फटे जूते शीर्षक निबंध में परसाई जी ने प्रेमचंद के व्यक्तित्व की सादगी के साथ एक रचनाकार की अंतर्भेदी सामाजिक दृष्टि का विवेचन किया हुआ है। कह रहे आज के दिखावे की प्रवृत्ति और अवसरवादिता और चमचागिरी पर उन्होंने व्यंग किया है कि किस तरह से प्रेमचंद जी, जो इतने बड़े साहित्यकार थे, कभी किसी की बातों में नहीं आए और अपना आप से वो लिखते थे। कभी किसी के दबाव में आकर उन्होंने कभी कोई कविता कहानी नहीं लिखी, ना ही कोई उपन्यास लिखा। आपने देखा होगा इनके उपन्यासों में ज़्यादातर ग्रामीण पृष्ठ की भूमि दिखाई देती है। मतलब ग्रामीण के बारे में लिखते हैं, या तो किसान होंगे या बंधुआ मजदूर होंगे या कर्ज से घिरे हुए होंगे, तो ये सब चीज़ें वो दर्शाते थे। इस पाठ में परसाई जी के सामने प्रेमचंद जी का एक चित्र है, अर्थात फोटो पड़ी है, जिसमें प्रेमचंद जी अपनी पत्नी के साथ फोटो खिंचा रहे हैं। उनके सिर पर मोटे कपड़े की टोपी है, कुर्ता पहना है, धोती पहनी हुई है, कनपट्टी चिपकी हुई है, मतलब चेहरा उनका बड़ा पतला सा है और गालों की हड्डियां उभर आई हैं। इतने ज़्यादा कमज़ोर है कि गालों के हड्डियां उभरी हुई हैं, मांस तो उस पर नज़र आ ही नहीं रहा। लेकिन उनकी जो है घनी मूँछें जो है, उससे चेहरा भरा-भरा लगता है। मूँछें उन्होंने बहुत बड़ी-बड़ी और चौड़ी-चौड़ी रखी हुई हैं, जिसके कारण कि उनका चेहरा भरा हुआ लगता है। और पैर में जो है कैनवस के शू हैं, जिसको आप पीटी शू बोलते हो, कैनवस के शू पहने हुए हैं। दाहिनी पैर का जूता ठीक है, मगर बायाँ पैर जो है, उसके जूते में बड़ा-सा छेद है और इतना बड़ा छेद है कि उसमें से उँगली उनकी बाहर आ रही है। लेखक आगे कहते हैं कि मुझे ज़रा सा भी एहसास नहीं हुआ कि तुमने फटे जूते में से तुम्हारी उंगली बाहर निकल रही है। कम से कम देख तो लेते कि तुम्हारा जूता फटा हुआ है। अगर जूता फटा हुआ है, थोड़ा सा धोती को नीचे सरका देते, तो उससे क्या होता, आपके फटा हुआ जूता जो है वो ढक जाता। तो इसमें उन्होंने कहा है, फटा हुआ जूता पहन के भी तुम मुस्कुरा रहे हो, ज़रूर इसमें कोई व्यंग छुपा है, तुम किसी का उपहास कर रहे हो। लेखक आगे कहते हैं कि जब तो फ़ोटो खिंचवानी ही थी तो ठीक से जूते पहन लेते। लोग तो फ़ोटो खिंचवाने के लिए कोट, मोटर, यहाँ तक कि बीवी भी दूसरों की मांग लेते हैं। कुछ लोग तो इत्र चुपड़ के फ़ोटो खिंचवाते हैं कि हमारी फ़ोटो में से खुशबू अच्छी आएगी। यहाँ लेखक टोपी और जूते में तुलना करते हुए कहते हैं कि जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा होगा, मतलब ज़्यादा कीमती है। टोपी देखो आपकी 100 रुपये की आ जाती है, जूता 500 रुपये से कम कोई भी नहीं आता। लेकिन लोग टोपी को अहमियत कम देते हैं, जूतों को ज़्यादा देते हैं। लोग अपना काम निकलवाने के लिए उच्च अधिकारियों के जूतों में अपनी टोपी तक रख देते हैं, मतलब कि टोपी की तो इज्जत ही नहीं है कोई। लेखक का ध्यान फोटो में पहने प्रेमचंद जी के जूतों से हट ही नहीं रहा। वो फिर कहते हैं कि मेरा जूता भी फटा हुआ है, लेकिन मेरे फटे जूते में से उंगली या अंगूठा बाहर नहीं दिखाई दे रहा। लेकिन अंगूठे के नीचे मेरा तला जो है, जहाँ पैर आता है, वो इतना घिस गया है कि कई बार मिट्टी या कंकड़ वाली मिट्टी आने से मेरे वहाँ से खून भी निकलता है, मैं लहूलुहान हो जाता हूँ और मेरी उंगली में दर्द भी होता है। लेकिन प्रेमचंद के लिए कहते हैं, तुम तो पर्दे का महत्व नहीं समझते, तुम तो फटा जूता भी बड़े ठाठ से पहन कर बैठे हो। तो ऐसे फटे जूतों में कभी भी मैं तो फ़ोटो ना खिंचवाऊँ, मेरी जीवनी लिखी जाए चाहे ना लिखी जाए, मैं तो इनमें कभी भी अपनी फ़ोटो ना खिंचवाऊँ। फिर लेखक ने प्रेमचंद की कहानियों और उपन्यासों के बारे में बताया, बेटा ये सारी कहानियाँ आपको पढ़नी है, लाइब्रेरी से आपको बुक्स मिल जाएंगी, वहाँ से लेकर पढ़िए। पहली कहानी है गोदान, जिसमें होरी जो है गाय के दान के लिए पैसे जुटाता रहता है, लेकिन मरते दम तक वो गाय का दान नहीं कर सकता। हल्कू जो है जमींदार की खेत में रखवाली करता है, एक दिन आग जला के वो ताप रहा होता है, तो उसको झपकी आ जाती है, नींद आती है, इतने में नील गाय आती है और सारी फसलें खा जाती हैं।
तीसरा सुजान भगत है, जिसके बेटे को सांप ने काटा है। वो डॉक्टर के पास जाता है, लेकिन डॉक्टर उसका इलाज ये कह के नहीं करता कि ये तो मेरा एंजॉयमेंट का, मेरा टेनिस खेलने का टाइम है, इसलिए मैं क्लब जा रहा हूँ, और उसका लड़का मर जाता है। माधव जो है, कफन नामक कहानी है, जिसमें अपनी पत्नी की लाश के लिए जो चंदा इकट्ठा करता है, उस चंदे से वो शराब पी लेता है। तो कह रहे इतना सारा दुख होने पर भी तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान है, इतनी दर्द भरी तुम कविता लिखते हो, उपन्यास लिखते हो, कहानियाँ लिखते हो, लघु नाटिका लिखते हो, लेकिन तुम्हारे मन पे फिर भी हंसी है। वो प्रेमचंद को कह रहे हैं कि इतनी मुस्कान कैसे आती है, क्या तुम बनियों के कर्ज से बचने के लिए मील दो मील का चक्कर लगा कर आए हो, कि चलने से जूता घिसता है फटता नहीं। मुझे तो समझ में ये नहीं आ रहा है तुम्हारा जूता कैसे फट गया। बेटा अब लास्ट पेज पे कवि कह रहे हैं कि मुझे लगता है कि तुमने रास्ते के टीले पर ठोकर मार मार कर अपने जूते फाड़ दिए होंगे। तुमने टीलों से मतलब सामाजिक लोगों के कहने पर तुमने कभी समझौता नहीं किया, तभी तुमने उनको ठोकर मारी, तुम्हारे जूते फट गए। और अंत में लेखक कहते हैं कि तुम किसी से समझौता कर ही नहीं सकते हो। तुम्हारी ये पाँव की उंगली मुझे संकेत करती दिखाई देती है, जिसे तुम घृणित समझते हो, जिनसे तुम घृणा करते हो, तो तुम उन पर अपना उंगली भी उठाना सही नहीं समझते, इसलिए पाँव की उंगली से इशारा करते हो। यही तुम्हारे चेहरे पे व्यंग मुस्कान भी मैं समझता हूँ। देखिए बेटा, प्रेमचंद जो है हिंदी के सुप्रसिद्ध लेखक हैं। उन्हें उपन्यासों का सम्राट कहा जाता है। उनका जीवन बहुत अभावों में बीता है। इस पाठ में भी प्रेमचंद जी की दयनीय स्थिति के बारे में बतलाया गया है। तो बेटा इस पाठ को आप बहुत अच्छे से पढ़िए, क्योंकि हर प्रश्न पत्र में इसमें से 2 या 3 क्वेश्चन हमेशा आपको मिलेंगे। तो बेटा ये पाठ आज यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद प्यारे बच्चों।